बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन सेल। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर। सेल की डेफिनेशन ये है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। किसी भी जिंदा चीज का जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, यानी जिससे उस जानदार की बॉडी बनी है या उसके फंक्शन का, वो सेल है। सेल। अब इसके बाद सेल के हवाले से जो साइंस की ब्रांच सेल को स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। It is the branch of science which deals with the study of cell. इस सेल के मुतालिक तमाम स्टडी जिस ब्रांच में हो रही होती है, that is called cytology. फिर आगे इसकी अपनी ब्रांचेज हैं, सेलुलर एनाटॉमी जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल का, सेलुलर फिजियोलॉजी जिसमें हम फंक्शंस पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का, सेलुलर पैथोलॉजी, उसके बाद सेलुलर जेनेटिक्स, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाते हैं। अब सेल को किसने दरियाफ्त किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। 1665 रॉबर्ट हुक ने इसको दरियाफ्त किया। और सेल के हवाले से दुनिया में दो किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ये बात भी याद रखने वाली है। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे नाम से ज़ाहिर है, यूनिसेलुलर यानी जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वन सेल। यूनिसेलुलर तकरीबन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, वो यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। यूनिसेलुलर वो जानदार जो जिसका उड़ना बिछोड़ना, जिसकी जिंदगी एक सेल पर डिपेंड कर रही होती है। इसके मुकाबले में दूसरे जानदार जिनमें हम भी शामिल हैं, इंसान, मल्टी सेलुलर। मल्टी मल्टी का मतलब होता है मैनी, जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी शख्स में। तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 25 ट्रिलियन आरबीसीज हैं, बाकी 75 ट्रिलियन उसकी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स। और हम क्या हैं? मल्टी सेलुलर। फिर जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके फर्दर डेवलपमेंट होती है और सेल, two or more than two cells combine to form a new structure and that is called tissue. फिर मल्टी सेलुलर में टिश्यू बनते हैं। यूनिसेलुलर में डॉक्टर साहब टिश्यू नहीं होगा, वो तो एक सेल पर मुश्तमिल है, उसकी जिंदगी में दूसरा सेल है ही नहीं, तो उसमें टिश्यू कहाँ से आ जाएंगे? जबकि हम इंसान, हम मल्टी सेलुलर हैं। यही वजह है कि शिकम मादर में हमारी इब्तिदा जाइगोट से होती है, एक फर्टिलाइज्ड एग से होती है, विच इज कॉल्ड जाइगोट। फिर वो प्रोलिफरेट करता है, अपने जैसे सेल बनाता है, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू, सिमिलर टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, फिर ऑर्गन बनाते हैं सिस्टम, और फिर सिस्टम बनाते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं एक इंसान में। और
तमाम सेल्स एक जैसे नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, इनका फंक्शन मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आंख के सेल का स्ट्रक्चर और है, वो मिलकर उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसको हमने आंख कहा। हाथ के सेल्स का स्ट्रक्चर और है, पाँव के सेल्स का स्ट्रक्चर और है। इस तरीके से उनके फंक्शंस भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुदरत ने सेट किए हैं। जनरली जो सेल्स की टाइप्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल लेयर्स बनाते हैं, नर्व सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, मसल सेल जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और कनेक्टिव सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। तीसरी अहम बात, ये भी जस्ट मैं इसका थोड़ा सा सेल का जनरल इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। हर सेल की जिंदगी मुख्तलिफ होती है, लाइफ स्पैन, हर सेल की जिंदगी भी मुख्तलिफ होती है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, उसका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। मसलन आरबीसीज 120 दिन की जिंदगी रखते हैं, डब्ल्यूबीसीज 17 से 20 दिन या 13 से 20 दिन, प्लेटलेट्स और थोड़े 3 से 5-6 दिन इनकी लाइफ होती है। लेकिन इसके मुकाबले में हार्ट के सेल्स की 40 साल लाइफ होती है, जिगर के सेल की 200 से लेकर 300 दिन तक लाइफ होती है, इंटेस्टाइन्स के सेल्स की 15 ईयर्स 15 साल लाइफ होती है, पेंक्रियाज के सेल की 1 साल लाइफ होती है। तो हर सेल की लाइफ स्पैन डिफरेंट है। उस लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद सेल प्रोग्राम डेथ में जाते हैं। प्रोग्राम डेथ, ये उनके न्यूक्लियस के सॉफ्टवेयर में, जेनेटिक मटेरियल में प्रोग्राम फीड होता है, जो उनको डेथ की तरफ ले जाता है कि अब तुम्हारे लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं प्रोग्राम डेथ। लेकिन कुछ सेल्स इमरजेंसी डेथ में भी जाते हैं, बीमारी की हालत में। यानी सेल्स पर अगर जैसे अभी कोरोना अटैक करेगा, डेंगू अटैक करेगा, टीबी का पैथोजन अटैक कर रहा है, तो वो प्री मेच्योर डेथ में जाते हैं। उन्हें कहते हैं प्री मेच्योर डेथ, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि जवानी में सेल को मौत आ जाती है, अभी उसका जिंदगी लाइफ स्पैन पूरा नहीं होता, वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करने से पहले मरना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर डेथ, एंड दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। प्रोग्राम डेथ फिजियोलॉजी, प्री मेच्योर डेथ पैथोलॉजी। ये बात याद रखने वाली है। अगर याद रह जाए डॉक्टर साहबान, तो मेडिकल में प्रोग्राम डेथ को कहते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, और प्रीमेच्योर डेथ को कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसलिए नेक्रोसिस पैथोलॉजी का लफ्ज है, खतरनाक लफ्ज है, जिसका मतलब है कि सेल्स की प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। ये तो हो गया इसका मुख्तलिफ मुख्तसर सा लाइफ स्पैन। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के लिए जो प्रीफिक्स या सुफिक्स यूज होती है टर्मिनोलॉजी के लिए, वो भी याद रखने वाली बात है। साइट, साइट, साइट का लफ्ज मेडिकल में जहां भी आएगा, CYTE, साइट, साइट का लफ्ज मेडिकल में जहां भी आएगा सेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल साइटोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, साइट मीन सेल, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी जिसे हम पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। लॉजी मीन्स डिस्कशन, बहस, मुताला, स्टडी, साइट मीन्स सेल्स। आरबीसी का नाम है इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। इरेथर का मतलब होता है रेड, इरेथर का मतलब होता है मेडिकल में, ग्रीक जुबान में सुर्ख, सुर्ख कलर को वो इरेथर कहते हैं। वो प्रीफिक्स और सुफिक्स को मिलाता है। साइट का मतलब होता है सेल, तो इरेथ्रोसाइट्स रेड सेल। इसी तरीके से लीकोसाइट्स व्हाइट सेल्स, लीक का मतलब व्हाइट। थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉटिंग करने वाले सेल्स, थ्रोम्बस बनाने वाले सेल्स, थ्रोम्बोसाइट। तो यूं साइट को हमने याद रखना है, ये मेडिकल में सेल के लिए इस्तेमाल होगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी इनाटॉमी, ग्रास इनाटॉमी की तरफ आए, स्ट्रक्चर की तरफ आए,
इंट्रोडक्शन तो इतना ही काफी है। बेसिकली ह्यूमन सेल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और दूसरे को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक को सेल मेम्ब्रेन और दूसरे को प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जैसे नाम से जाहिर है, किसी भी सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वाल होती है। ये मैंने वैसे सेल के स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होते हैं, उसकी शक्ल भी मुख्तलिफ होती है, कुछ राउंड होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ मुख्तलिफ स्क्वायर शक्ल के होते हैं। फर्ज करें ये सेल है, तो इसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री वाल है, जिसको हम अपनी जुबान में चार दीवारी कह सकते हैं, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है परमिशन, इजाजत, उससे ये लफ्ज निकला है परमिशन से, परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन ना तो नॉन परमिएबल है ना तो परमिएबल है। अगर ये नॉन परमिएबल होती तो कोई चीज, कोई कीमती चीज भी सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। मसलन न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, बहुत सारी चीजों ने सेल के अंदर जाना होता है, तभी तो सेल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाता है। तो अगर ये नॉन परमिएबल होती तो फिर कोई भी चीज इसमें दाखिल नहीं हो सकती। अगर ये परमिएबल होती तो हर चीज मुंह उठा के सेल में दाखिल हो जाती। कुदरत ने इसको सेमी परमिएबल रखा है। सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। नीम, नीम गर्म पानी जैसे हम कहते हैं। सेमी, सेमीफाइनल, सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है। और वो सिलेक्टिव चीजें फिर कैसे जाती हैं? एक सेल की सेल मेम्ब्रेन पर देयर आर सो मैनी रिसेप्टर्स, देयर आर सो मैनी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का लफ्ज रिसेप्शन से है, रिसीव करने वाला, इस्तकबालिया। जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो जो शख्स हमें जानता होता है वो होटल के बाहर खड़ा होता है, शादी हाल के बाहर खड़ा होता है ना, रिसीव करने वाला। तो इसलिए कुदरत ने इन रिसेप्टर्स को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा दिया है कि ये चीजों को खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। और वो कुरान कहते हैं ना, फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि ग्लूकोज के लिए अलग रिसेप्टर है, प्रोटीन्स के लिए अलग रिसेप्टर है, हर एक हार्मोन के लिए अलग रिसेप्टर है, FSH का रिसेप्टर, LH का रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर जब उसको रिसीव करता है, जब रिसीव करता है, पहले किसी चीज को अंदर जाने के लिए अपने रिसेप्टर से रब्ता करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बड़ा अहम पॉइंट है डॉक्टर साहबान। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए अपने रिसेप्टर से रब्ता करना पड़ता है, जिसको ग्लूकोज रिसेप्टर कहते हैं। फिर ये ग्लूकोज रिसेप्टर ही ग्लूकोज को अंदर इजाजत देगा, अंदर आने के लिए इसको फैसिलिटेट करेगा। रिसेप्टर की शक्ल एक स्नेक की तरह होती है, जैसे सांप होता है, आधा सेल के बाहर आधा अंदर। ये फिर ग्लूकोज को रिसीव करके ये सेल के अंदर ले आएगा और सेल इस ग्लूकोज को फिर एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा। मुख्तसर सी एक यहाँ पर मैं टच दे जाऊं, 80% जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट हैं, जिनको हम शुगर पेशेंट कहते हैं, डायबिटिक टाइप 2, टाइप 1 नहीं, टाइप 2। मैं ऑलरेडी 2-3 लेक्चर कर चुका हूँ डायबिटीज पे, उसमें मैंने डिटेल से टाइप्स बताई हैं। टाइप 2 में यही रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक्चुअली इन रिसेप्टर्स को ऑन करने के लिए, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो जब सेल के ये रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ग्लूकोज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हाउ रिसेप्टर्स रिसीव द एटम्स और कैसे वो चीजों को रिसीव करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ये फास्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
की बनी होती है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव चीजों को अलाउ करती है। दूसरा जो पोर्शन है सेल का वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म फिर मजीद दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं न्यूक्लियस और एक को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन तो हमें कुछ आइडिया हो गया कि बाउंड्री वाल है, सेमी परमिएबल है, चीजों को गुजरने देती है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। कोई चीज सेल से अंदर आती है या सेल से बाहर जाती है, वो इन्हीं रिसेप्टर्स को क्रॉस करके आती जाती है, इसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है रिसेप्टर्स के थ्रू। दूसरा जो पोर्शन है वो अहम है, प्रोटोप्लाज्म, जिसकी मजीद दो पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म नाम से जाहिर है, साइट मीन सेल, मैं पहले बता चुका हूं कि साइट जहां पर भी आएगा सेल को मिलाने के लिए। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, लिक्विड, लिक्विड ऑफ द सेल, फ्लूइड ऑफ द सेल, लिक्विड ऑफ द सेल, फ्लूइड ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर फ्लूइड से सेल फिल है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसको कहते हैं साइट यानी सेल, ओ प्लाज्म, फ्लूइड ऑफ द सेल, फ्लूइड ऑफ द सेल। इसी फ्लूइड के लिए जो सेल के अंदर पाया जाता है, एक और लफ्ज भी बुक्स में यूज होता है जिसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल, साइट का मतलब सेल, सोल का मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ दिस सेल, साइटोसोल। हो सकता है किसी किताब में आप पढ़ें, साइटोसोल, सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द सेल। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैंग्ड होते हैं, लटके हुए होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। वैसे तो मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक टिपिकल सेल की अगर हम बात करें तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक होती है गोल्जी बॉडीज, एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, एक होते हैं लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह। तो 4-5 अहम स्ट्रक्चर हैं सेल के। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स। अब एक एक स्ट्रक्चर के लिए एक एक घंटा चाहिए, मैं इसका मुख्तसर तारफ कराता जाऊं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोस कहते हैं थ्रेड को और ट्यूब्यूल्स को, और कॉन्ड्रिया कहते हैं ग्रेन्यूल्स को। तो ये एक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में कम से कम 100 तक माइटोकॉन्ड्रियाज पाई जाती हैं, 100 तक माइटोकॉन्ड्रियाज सेल में पाई जाती हैं। इनका दूसरा नाम है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इनको इसलिए कहा जाता है कि ये सेल के लिए बिजली बनाते हैं। कौन सी बिजली? एनर्जी, एनर्जी बनाते हैं। मसलन न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का केमिकल प्रोसेस करा के ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल करेंसी बनाती है, जिसको एनर्जी कहते हैं। सेल के लिए एटीपी क्रिएट करेगा, सेल के लिए करेंसी क्रिएट करेगा, सेल के लिए तवानाई क्रिएट करेंगे। इसी तवानाई से सेल अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। अहम काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहलाता है, जो एनर्जी क्रिएट करेगा और उस एनर्जी को सेल अपने फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है। मुख्तसर तारफ। दूसरा स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं? गोल्जी एक साइंटिस्ट था, इटली का रहने वाला था, इटालियन साइंटिस्ट, इटली का रहने वाला था गोल्जी। उसने सबसे पहले सेल के अंदर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, इसलिए आज तक इसका नाम है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज
या गोल्जी अपरेटस, ये भी इंसानी सेल में पाया जाता है, हमारे हर सेल में है तकरीबन। इसका अहम काम सेक्रीशन है, सेक्रीशन। अब आप देखिए जितने हमारे ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं, तो उन ग्लैंड्स के अंदर सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर हाईली डेवलप्ड गोल्जी बॉडीज होगी, हाईली डेवलप्ड गोल्जी बॉडीज। अब मसलन हमारे मुंह में सलेवा बनता है, लौबे दहन, सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर फिर सेल्स, उन सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज इस सलेवा को बना रही है। पिट्यूटरी के अंदर गोल्जी बॉडीज सेक्रीशन तैयार कर रही है। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर गोल्जी बॉडीज सेक्रीशंस को बना रही है। और हमारे हर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में म्यूकस सेल्स हैं जो सेक्रीशन करते हैं, वो भी गोल्जी बॉडीज बनाती है। थोड़ा सा मैं यहाँ अगर मटीरिया का टच दूं तो आपने ब्रायोनिया में डॉक्टर साहबान पढ़ा होगा, तमाम झिल्लियां खुश्क हो जाती हैं। इंग्लिश की मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, ऑल the mucous membranes are dry। अब ब्रायोनिया के अंदर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है ब्रायोनीन, वो जब प्रूविंग के दौरान क्रूड फॉर्म में इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ तो उसने इसी सेल के अंदर जाकर इसी गोल्जी बॉडीज को मुतासर किया। इस हद तक डेप्थ है, गोल्जी बॉडीज को मुतासर किया, गोल्जी बॉडीज की सेक्रीशंस कम हो गई। अब उस प्रूवर ने लिखा जी मेरा तो मुंह खुश्क हो रहा है, क्यों कि उसके सलेवरी ग्लैंड्स ड्राई होना शुरू हो गए, सेक्रीशंस कम होना शुरू हो गई। तो यहाँ प्रूवर ने लिखा है ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई। बताने का मकसद ये है कि ये जो हमारी मेडिसिन ब्रायोनिया है, इसका इफेक्ट भी देखें सेलुलर लेवल पे जाकर गोल्जी बॉडीज पर हो रहा है। इतना अहम स्ट्रक्चर है सेल। अच्छा, जिंदगी का आगाज, इंसान की जिंदगी का आगाज सेल से होता है, जाइगोट से। किसी भी बीमारी का आगाज सेल से होता है। किसी भी बीमारी के बाद क्योर का आवाज, शिफा का आगाज भी सेल से होता है। और जब कोई अर्गन मरता है तो उस अर्गन की डेथ का आगाज भी सेल से होगा। पहले सेल बीमार होते हैं, फिर सेल से बड़ा यूनिट टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम और फिर इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल बीमार होता है तो वो इजहार करता है इलामात की सूरत में, जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट these symptoms are produced by basically from the cells। basically cells के अंदर जो तब्दीली आ रही है वही एंड स्टेज पे उस इंडिविजुअल के इजहार का नाम है, जिसको हम कहते हैं इलामात, साइन एंड सिम्टम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, गोल्जी बॉडीज, सेल सेक्रीशंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल के लिए वाइटल प्रोटीन्स बनाती है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ये ईआर है, ईआर के ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स, जिनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हर सेल का न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पर लगे हुए जीन्स आरएनए की सूरत में मैसेज क्रिएट करते हैं। वो मैसेज राइबोसोम्स पढ़ता है और फिर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटरप्रेट करता है, उस मैसेज की तशरीह करता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है। जितनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डिजीज होती है ना, जितनी जेनेटिक डिसऑर्डर वाली डिजीज है, डॉक्टर सुभान आप कभी उनको डीप में जाके पढ़ना, यही प्रोसेस वहां पर मिस हो रहा होता है। यानी कि वहां पर जीन्स की म्यूटेशन होती है और आरएनए एक मिस्टेक मैसेज लेके आ रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो वो सेल के लिए फेवरेबल प्रोटीन्स बनाने की बजाय सेल को नुकसान बचाने वाली प्रोटीन्स बना देती है उन जीन्स की म्यूटेशन के नतीजे में, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर।
जिसमें कैंसर भी शामिल है। कैंसर की सूरत में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मल प्रोटीन की बजाय ऑन्कोप्रोटीन बना देती है। कहता कौन है? ऑन्कोजीन। जब ऑन्कोप्रोटीन बनती है तो देन दिस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल, कैंसरस सेल। बहुत बड़ी कायनात है सेल। सेल को अगर एक साल भी पढ़ा जाए तो बहुत थोड़ा है, बहुत बड़ी कायनात है सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड स्टोमिक ऑफ द सेल। ईटिंग करता है, फेगोसाइटिक एक्शन करता है। कोई टॉक्सिक चीज, कोई पैथोजेंस सेल के अंदर दाखिल हो गया तो उसको ये निगल लेता है। लाइसोसोम्स उसको डिजॉल्व कर देता है। लाइस का मतलब होता है ईटिंग, सोम का मतलब होता है बॉडी, बॉडी को ईट करना। तो लाइसोसोम इज इन अदर वर्ड्स कॉल्ड द स्टोमिक ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा प्लांट है जो प्रोटीन्स बनाता है, गोल्जी बॉडीज सेक्रीशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। फिलहाल इतना हमें याद हो जाए तो दैट इज सफिशिएंट। आखिरी स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। जिस तरह सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, उसको हमने सेल मेम्ब्रेन कहा। इसी तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन रखी है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है कि न्यूक्लियस को कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए। इसके अंदर कुदरत ने सबसे अहम चीज रखी हुई है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए की सूरत में सबसे अहम चीज। लेकिन आप घर में भी सबसे अहम ज्वेलरी को, जेवरात को बड़े एक पहले घर के एक महफूज कमरे में, फिर उस महफूज कमरे की एक महफूज बॉक्स में, फिर उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स, उसको फिर ताला लगाते हैं क्योंकि वो कीमती चीज है ज्वेलरी। तो कुदरत ने भी देखें, सबसे जो अहम है ना वो जेनेटिक मटेरियल है। जब तक किसी सेल्स का जेनेटिक मटेरियल डैमेज नहीं होता, उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने बाकी स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर ले। हाँ, इसको न्यूक्लियस मरकजा, उर्दू में कहते हैं मरकजा। जैसे हमारे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करे और हमारे किसी एक शहर पर कब्जा कर ले, जैसे लाहौर है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा कर लिया गया। अगर क्वेटा पे कब्जा हो जाए तो पाकिस्तान के एक शहर पे कब्जा कर लिया गया। अगर इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाए तो ये कहा जाएगा जी फलां मुल्क ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, क्योंकि कैपिटल, कैपिटल वो जगह होती है जहां से उसके पूरे आसपास की जुरिस्डिक्शन कंट्रोल हो रही होती है। इसी तरीके से सेल के न्यूक्लियस से पूरे सेल के मामलात कंट्रोल हो रहे होते हैं। इसके अंदर एक इंसानी सेल की जेनेटिक्स में ये डेफिनेशन है। अगर आप किसी जेनेटिक्स के मेयर से पूछेंगे कि इंसान का सेल क्या है, वो ये नहीं कहेगा कि ये वो कहेगा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हों वो इंसान का सेल है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये है, सेल की डेफिनेशन जेनेटिक्स की नजर में, द सेल हैविंग 46 क्रोमोसोम्स इज अ ह्यूमन सेल। अच्छा, 92 अगर हो जाए ना डबल तो ये बंदर बन जाता है, मंकी। मंकी में डबल होते हैं 92। तो इंसान के सेल में कितने होते हैं? 46। और उसके ऊपर लगा होता है जेनेटिक मटेरियल, जो जिसके अंदर एक जीन्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर फीड है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज, तमाम इंफॉर्मेशन फीड होती हैं कि इस सेल ने कैसे बनना है, क्या करना है, इसने कब मरना है। जैसे मैंने कहा प्रोग्राम डेथ, प्रोग्राम डेथ। आखिरी बात, कैंसर इसलिए खतरनाक है कि कैंसर का सेल अपने जेनेटिक मटेरियल के सॉफ्टवेयर को ओबे नहीं करता। मसलन उसको जेनेटिक मटेरियल कहता है तो मर जाओ, वो कहता है मैं नहीं मरता। इसको कहते हैं मैलिग्नेंट सेल इन शॉर्ट। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। इतनी
इंट्रोडक्शन काफ़ी है। इसकी एनाटॉमी की मैं बात नहीं कर रहा, एनाटॉमी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, एनाटॉमी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, उसके लिए तो कई महीने चाहिए। इंट्रोडक्शन हो गया कि ह्यूमन सेल क्या है, साइटोलॉजी क्या है, 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, नर्व, मस्कुलर, कनेक्टिव। इसके लिए लेफ्ट साइड यूज होता है। हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो प्रोग्राम डेथ में जाता है। अगर पहले बेचारा मर जाए तो दैट इज प्रीमेच्योर डेथ। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री वॉल, जहाँ पर रिसेप्टर लगे हुए हैं, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेमी परमिएबल है। प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ सेल, साइटोसोल सॉल्यूशन ऑफ सेल। उसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, गोल्गी बॉडीज, सेक्रेटरी सेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाती हैं, लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस करता है। सबसे कीमती स्ट्रक्चर जिसको कुदरत ने सेल के अंदर भी छुपा के रखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, वो है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जीन्स, जिसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होती है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग। थैंक यू, वस्सलाम।